अच्छा जी, आज जो है हमने चैप्टर नंबर 4 का जो बाकी पोर्शन रह गया था उसको कवर करना है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मेथड्स ऑफ बिग डाटा कलेक्शन, बिग डाटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे सिलेबस में जो चार मेथड्स हैं वो चारों को हमने याद कर लेना है, चार कौन कौन से हैं। और बस उनकी जो अंदर वाली डिटेल्स है वो जाहिर सी बात है हमने खुद से लिख लेनी है। इसके अंदर कोई याद करने वाली इतनी नहीं है, आप सिर्फ जनरल आइडिया हम लोग समझ लेंगे क्या होता है और पेपर में आएगा तो वो हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, क्या है। तो सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। ऐसे डाटा कलेक्शन के बारे में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ है पहले से भी कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा कलेक्शन। ठीक है, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। जब हमें डाटा एनालिटिक्स का चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने डाटा कलेक्शन पढ़ा है कि डाटा कलेक्ट जब हम कर लेते हैं उसके बाद हमने डाटा की क्लीनिंग भी करनी होती है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वेबसाइट से जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। तो कोई भी डाटा जो आप वेबसाइट से कलेक्ट करते हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करके, उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, इससे बिजनेस को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प मिलती है और बस इसके अंदर कोई इतनी खास डिटेल नहीं है। उसके बाद डाटा फ्रॉम सेंसर्स। अच्छा, अब जरा रिवाइज करते हैं, सेंसर्स का वर्ड आ गया पिछले चैप्टर, कब कल वाले लेक्चर के ऊपर जो है थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था हमने कल जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर जुड़ी हुई हैं उनको क्या कह देते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे सिंपल और कोई बात मैं आप बता नहीं सकता कि इससे ज़्यादा सिंपल मैं कैसे बताऊँ कि थिंग्स जो हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, उसे क्या कह रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल एग्जांपल अगर मैं दोबारा से दूं तो क्या आपके घर का एक कैमरा है। ठीक है, कैमरा कैमरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद आपके मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट हुआ हो। ठीक है, और एक मॉनिटर ही नहीं, दो तीन मॉनिटर्स के साथ जो है वो कैमरा कनेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद सिर्फ एक कैमरा ही नहीं है, एक और कैमरा है। ठीक है, तीन कैमराज है। उसके अलावा आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया हो। अब यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है। ये सेंसर का क्या काम है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है और डिटेल्स कहाँ पे बताता है, आपके मॉनिटर के ऊपर। तो ये क्या है, ये एक सेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेंसर का एक जनरल आइडिया समझ में आ गया जो अभी हमने आगे पढ़ना है। तो अब वापस आते हैं अ, डा- आज वाले टॉपिक के ऊपर। मेथड्स ऑफ बिग डाटा कलेक्शन के अंदर दूसरी चीज़ क्या थी, सेंसर से डाटा कलेक्ट करना। तो सेंसर से डाटा जो कलेक्ट करते हैं सेंसर्स या फिर आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो भी डिवाइसेस होती हैं, थिंग्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, सेंट्रल सिस्टम के ऊपर डाटा कलेक्ट, डाटा जो है सेंड करती हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने आगे भी पढ़ना है डिटेल में। तो सेंट्रल सिस्टम से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे पहले तो पेज ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सेंट्रल सिस्टम का क्या मतलब है। अच्छा, इसका सेंट्रल सिस्टम का मतलब ये है कि एक सेंट्रल आपका, फॉर एग्जांपल एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए, एक सेंट्रल डेस्कटॉप है। अच्छा, हमने ईआरपी एक पढ़ा हुआ है ना। तो ईआरपी के अंदर ये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर अगर मैं बताऊं, अच्छा वैसे ही हम, अच्छा छोड़ो इसको, हम लोग ये जो है सिस्टम के अंदर ही कवर करेंगे। वैसे यहाँ पे समझने के लिए ये समझते हैं कि अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्या मतलब, काफ़ी सारी चीज़ों से क्या मतलब है, जैसा कि पेरोल वाला सिस्टम है, पेरोल वाला एक काम है। उसके बाद मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके अलावा ऑडिट डिपार्टमेंट है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। उसके बाद कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे मोनीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, सब हर एक के अंदर मॉनिटर्स है, हर एक के अंदर ये जो मॉनिटर्स है मेरा मतलब डिवाइसेस है इंटरनेट के ऊपर जो कनेक्ट हुई हुई है। लेकिन अब देखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ मार्केटिंग का डाटा अलाउड होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केटिंग वाला ऑडिट ऑडिट डिपार्टमेंट वाले का सारा डाटा इसके पास आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह पेरोल वाले के अंदर जितना भी इनको एक्सेस दिया हुआ होगा किसी भी सॉफ्टवेयर का या फिर किसी भी सिस्टम का, तो उनको सिर्फ पेरोल से रिलेटेड एक्सेस दिया हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उनको मार्केटिंग का एक्सेस भी मिल रहा होगा, ऑडिट का एक्सेस भी और कस्टमर केयर का, ऐसा नहीं है। तो हर एक को अलग अलग एक्सेस मिल रहा होगा, लेकिन एक सेंट्रल सिस्टम होगा, एक सेंट्रल सिस्टम होगा जहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल एक्सेस होगा, यहाँ पे कंप्लीट एक्सेस होगा। तो ये जो सेंट्रल सिस्टम है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है, अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं अपडेट करता हूँ कस्टमर केयर के अंदर,
तो वो यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम के अंदर भी अपडेट हो रही होगी। पेरोल के अंदर अगर कोई सैलरी हमने देनी है, मैं अपडेट करता हूँ कि सैलरी दे दी है, तो सेंट्रल सिस्टम के अंदर भी वो चीज़ अपडेट हो रही होगी। तो ये इस तरह काम करता है। तो सेंसर्स क्या करते हैं, ये सेंसर समझ लेते हैं हम लोग, ये क्या है, सेंसर्स है या फिर आईओटी डिवाइसेज है। इन डिवाइसेज के अंदर डाटा गया, और इन डिवाइसेस ने क्या किया, सेंट्रल सिस्टम को सारा डाटा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। आगे, हाँ, इससे क्या होता है, हम लोग यूजर के एक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, एरर्स जो होते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस वगैरह को, हर चीज़ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। एरर्स इन सिस्टम परफॉर्मेंस, ये ऐसे लिख सकते हो आप। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास लॉग फाइल्स, ये क्या होती है। अच्छा, पहले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। वेन एवर यूजर इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर, कोई भी यूजर जब किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि यूजर है आप। ठीक है, आपने क्या किया, एक कोई भी गेम खोल लिया, या किसी किस्म का सॉफ्टवेयर आपने खोल लिया, फॉर एग्जांपल यूट्यूब खोल लिया आपने। यूट्यूब खोलिए, उसके बाद वेबसाइट या नेटवर्क, किसी भी चीज़ को अगर आपने एक्सेस किया है, तो वो क्या करता है, लॉग फाइल बन जाएगी। जैसे ही आपने इस सिस्टम को एक्सेस किया, तो एक बैकएंड मैंने समझाया था, कहाँ पे समझा था हमने, बैकएंड समझा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब हम क्या पढ़ रहे थे, HTML XML। ठीक है, तो बैकएंड के अंदर क्या हो जाएगी, एक लॉग फाइल बन जाएगी। ये क्या होगा, ये ब्लूप्रिंट होगा आपका कि आप यहाँ पे आए हो। तो अब जरा सोच के देखते हैं, अगर लॉग फाइल बनी हुई होगी तो लॉग फाइल से फ्रॉड पकड़ने आसान होंगे। ठीक है, लॉग फाइल से क्या, कोई भी अगर चोरी होगी होगी तो, लेकिन अगर किसी बंदे ने उस सिस्टम को एक्सेस किया है, तो पीछे क्या छोड़ के गया होगा, लॉग फाइल उसकी बनी हुई होगी। तो जैसे ही हम लॉग फाइल के ऊपर देखेंगे, हमें पता चल जाएगा किसने एक्सेस किया था, तो वो फौरन से पकड़ा जाएगा बाद में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं, सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमें अपनी गलती पता चल जाएगी, तो गलती पता चलेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम को इम्प्रूव कर लेंगे। और साइबर थ्रेट्स जो हैं उनको भी हम लोग पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सर्वेज एंड यूजर जनरेटेड डाटा। अब सर्वेस हम लोग खुद करते हैं। जब हमने सेकेंडरी डाटा के ऊपर और प्राइमरी डाटा के ऊपर बात की थी, तो हमने कहा था कि जो हम लोग फर्स्ट हैंड खुद कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। तो सर्वे करके जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, तो वो सर्वे से भी कलेक्ट हो सकता है, फीडबैक से भी, रिव्यूज जो कस्टमर्स आपको देते हैं वो भी। तो इससे क्या होता है, हम लोग ऑडियंस को या कस्टमर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, वो खत्म हो गया। और ये 4 पॉइंट्स आपने इसके याद कर लेने हैं। डिटेल्स इसके अंदर ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक दो दफ़ा रीड करोगे तो ये चीज़ें आप लोग लिख पाओगे खुद ही से। उसके बाद उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास डाटा जो है, बिग डाटा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बिग डाटा जो है हमारे पास, इसका मतलब ही ये है कि हमारे पास डाटा जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। डाटा जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पड़ा हुआ है ना, ज़्यादा अमाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उसके चैलेंजेस भी उसी उसी से रिलेटेड होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या चैलेंज है, डाटा क्वालिटी का चैलेंज। देखो, तीसरी दफा अब ये रिपीट हो रहा है, तीसरे चैप्टर के अंदर रिपीट हो रहा है, तीसरी दफा नहीं, तीसरे चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था, 3 के अंदर भी पढ़ा था, और ये जो चैप्टर नंबर 4 है बिग डाटा वाला, यहाँ पे फिर से क्वालिटी का रिपीट हो रहा है। तो ये जो क्वालिटी का इशू है ना, ये हमेशा ही रहेगा आपको। तो सबसे पहले क्या है कि डाटा की क्वालिटी इशू क्या आता है, हम लोग इनएक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर इनएक्यूरेट डाटा हो जाता है, या फिर इनकम्प्लीट डाटा। तो जब डाटा इनकम्प्लीट होगा, इसके ऊपर डिटेल से बात की, अब दोबारा से में जानने की जरूरत ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, रॉन्ग डिसीजन होंगे। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन क्या है कि डाटा वैलिडेशन करो। अच्छा, ये डाटा वैलिडेशन अगर नहीं, यहाँ पे इसको जो है ना मार्क कर लो, ये हम लोगों को कहाँ पे समझ आएगा, ये डाटा वैलिडेशन ये हमको लोगों को समझ आएगा रिस्क के चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आ गया क्लेंजिंग टेक्निक्स। इसका क्या मतलब, और डाटा स्क्रबिंग हमने पढ़ा था, तो ये वही बात हो रही है कि डाटा स्क्रबिंग आप लोग कर लो, डाटा को क्लीन कर लो, रेगुलरली डाटा को अपडेट करते रहो और डाटा को रिव्यू करते रहो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये डाटा वैलिडेशन हम लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया था, तो कहाँ पे समझ में आ जाएगा, डाटा रिस्क के चैप्टर्स जब हम कवर कर रहे होंगे वहां पे समझ आ जाएगा। उसके बाद स्टोरेज और प्रोसेसिंग। अच्छा अच्छा, स्टोरेज का मसला है, क्यों, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो बिग डाटा है। बिग डाटा का क्या मतलब है, बिग डाटा मतलब डाटा बहुत ज़्यादा है, हाई अमाउंट ऑफ डाटा है। तो जब हाई अमाउंट है,
तो हाई अमाउंट का मतलब ही ये है कि आप लोगों को मसला होगा स्टोर करने का। तो तो क्या होगा, ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स है हमारे पास ऑलरेडी जो सिस्टम पड़े हुए हैं वो क्या है, इनएडिक्वेट है, स्लो है, क्रैश हो जाते हैं या फिर उनकी स्पेस खत्म हो जाती है। सोल्यूशन क्या है, आप लोग क्लाउड स्टोरेज यूज करो। क्लाउड स्टोरेज कौन सी है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर के अंदर हमने अलग से फिर से पढ़ना है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है, ये जो आप लोगों की ड्राइव होती है, ड्राइव के ऊपर आप चीज़ें अपलोड करते हो, तो वो क्या है, क्लाउड स्टोरेज। या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पहले इरेज कर लेते हैं। अच्छा जी, क्या अगला क्या चैलेंज है हमारे पास, डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं। इश्यूज ये आते हैं कि जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको जो है ना, उसकी सिक्योरिटी का इशू भी उतना ज़्यादा हो जाता है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने का इशू भी ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, हैकर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, और जब डाटा आपके पास इतना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों का होगा, तो लीगल अथॉरिटीज़ का फोकस भी आपके ऊपर होगा कि आप एक भी गलती करो और वो आपको आके पकड़ ले। तो आपको लीगल जो है, लीगल रूल्स को भी फॉलो करना होगा, और वो भी इतने अच्छे तरीके से कि किसी किस्म का छोटे से छोटा मसला भी आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि प्राइवेसी के मामले में जो पेनल्टीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अच्छा, सोल्यूशन क्या है इसका, इसका आप लोग इनक्रिप्शन यूज़ करो। अच्छा, इनक्रिप्शन डिटेल में पढ़ना है हमने आगे, डिटेल में पढ़ना है इनक्रिप्शन। वैसे समझ लेते हैं इनक्रिप्शन क्या होता है। इनक्रिप्शन होता है कि लॉक लगा लेना, ठीक है, इनक्रिप्ट कर देना डाटा को, डाटा क्या कर देना, इनक्रिप्ट कर देना, फॉर्म चेंज कर देना। ये बस अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, डिटेल में हमने पढ़ना है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल लगा दो। एक्सेस कंट्रोल कौन सा, ये भी समझा था एक्सेस कंट्रोल। ये देखो, यहाँ पे जब हमने कहा था कि हमारे अलग अलग सिस्टम थे, पेरोल का सिस्टम था, मार्केटिंग का था, ऑडिट का था, कस्टमर केयर का था, तो हर बंदे को एक्सेस जो था, एक्सेस सिर्फ रेलिवेंट रेलिवेंट एक्सेस दिया हुआ था। कंप्लीट एक्सेस जो था, कंप्लीट एक्सेस हमने नहीं दिया हुआ था। तो ये क्या, एक्सेस कंट्रोल हमने लगाया हुआ है। तो जब हमने एक्सेस कंट्रोल लगाया हुआ है, तो कंट्रोल से क्या होगा, कंट्रोल से ये होगा कि आपकी ये जो मसला है आपका, प्राइवेसी का मसला और सिक्योरिटी का मसला, ये कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी टूल्स आप लोग यूज करो। अब ये कौन से होते हैं टूल्स, ये साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लेना हम। डाटा का ये जो सब्जेक्ट है ये इसी तरह का है कि काफी सारी चीजें लिंक होती रहेंगी आपस में, लेकिन जो चीजें समझ में नहीं आ रही वो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद क्या मसला आता है, डाटा डाटा बिग डाटा के अंदर जो हमें चैलेंज को आखिरी फेस करना पड़ता है वो है डाटा इंटीग्रेशन। तो जब बिग डाटा होता है, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो डाटा की कलेक्शन होती है, डाटा की जो कलेक्शन होती है वो कहाँ कहाँ से हो सकती है, वेबसाइट से हो रही होती है, सेंसर से हो रही होती है। ये सेंसर कंटिन्यूसली डाटा को क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे होते। तो अब काफी सारी डिवाइसेस से जब डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, तो क्या होता है कि डाटा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो जब हर तरह का डाटा कलेक्ट हो रहा होगा तो हमारे पास इशू क्या आएगा, कंपेटिबिलिटी का इशू आएगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी का इशू आएगा, कि डाटा का जो फॉर्मेट है ऑल अक्रॉस द सिस्टम सेम नहीं होगा। कंसिस्टेंसी हमने डिटेल में समझा हुआ है, कंसिस्टेंसी का इशू आएगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मेट जो है, फॉर एग्जांपल के तौर पे फॉर्मेट, फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट सेम नहीं होगा। कहाँ पे सेम नहीं होगा, ऑल अक्रॉस द सिस्टम, ऑल अक्रॉस द सिस्टम। अच्छा जी, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि आप लोग क्या करो, डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म यूज करो। डाटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म यूज करो, ये क्या है, जिस तरह आपकी एप्स होती हैं उस तरह ये वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, मिडल वेयर सॉल्यूशंस आप लोग ढूंढो। वो क्या करें, आपका डाटा को क्या कर दें, कंसोलिडेट कर दें, डाटा को एक दूसरे के साथ मिला दें ताकि कंप्लीट एनालिसिस, ताकि उसके ऊपर अच्छे से परफॉर्म हो सके। अब ये मिडल वेयर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिडल वेयर भी हमने रिस्क के चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बिग डाटा की आगे जो है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ही रहेगी हमारे पास। या ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रीड ओनली है। रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब क्या है कि आपने अंडरस्टैंड कर लेना है यहाँ पे बातें क्या हो रही है, दैट्स ऑल। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी केस स्टडी सॉल्व करने में। तो बिग डाटा क्या होता है, बिग डाटा इज बीइंग लेवरेज। बिग डाटा को क्या कर रहे हैं, लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है, दूसरों से पहले खुद फायदा उठा लेना। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, कहाँ पे फायदा उठा रही है, एफिशिएंसी लाने में फायदा उठा रही है। एफिशिएंसी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर,
तो क्या मतलब, अच्छा आप जरा यहाँ पे सोचते हैं ये लाइन से हमने सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि बिग डाटा को जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले तो जनाब हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी, उसके बाद हमारा डाटा डिसीजन मेकिंग जो है वो इनहेंस हो जाएगी, उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ जाएंगी इनोवेशन के लिए। तो ये तीन बातें हम लोगों को याद होगी। अच्छा जी, उसके बाद नीचे एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोगों को अर्ली डिजीज डिटेक्शन हो जाएगी, हम लोग पेशेंट केयर को जो है इम्प्रूव कर पाएंगे, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, किस तरह हम लोग डाटा सेट को जो ऑलरेडी हमारे पास मेडिकल डाटा पड़ा हुआ है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और हम लोग ट्रेंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपनी कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर से क्या मतलब, पेशेंट को, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यही बात है, ये एग्जाम्पल में भी लिखी हुई है और यहाँ पे इसके अंदर भी लिखी हुई है। ये आपने क्या करना है, ये आपने सिर्फ रीड कर लेना है, इसके बाद जो चीज़ हमारे पास रह गई है ये आपने रीड कर लेना है, ये भी रीड कर लेना है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल लिखी हुई। अच्छा जी, केस स्टडी जो है इस चैप्टर के अंदर आने के चांस